Welcome to all, dear students. Hope you will be fine. एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब क्लास बदल चुकी है। अब क्लास है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, known GK. It is a part of general studies like current affairs. And we have to discuss today the importance of May month. 22 वर्ष का हमारा तजुर्बा चल रहा है डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हुए, अपने कोचिंग सेंटर को चलाना। और मैंने शुरुआत से ही ये काम किया है और मैंने देखा यहां से भी खूब सवाल आते हैं। और जब भी मैं जिस महीने में, जिस बैच में मैंने पहली क्लास ली, जिस महीने में, तो उस महीने का उसी दिन मैं निर्णय कर देता हूं कि इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं और क्या क्या सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए, मई मंथ में हम आपसे जुड़ रहे हैं। 4 तारीख है आज, और आज ही मैं 1 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, और इस डेट के बहाने जो सेलिब्रेशन होता है, और इस डेट के बहाने जो कुछ इतिहास भूगोल याद आ जाते हैं, उनको याद कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सवाल आना तय है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अब जीके पे चल रहा हूं, ठीक है। जीके about May month, और मई मंथ में बहुत सारे तारीख होते हैं बेटा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30 और 31। ये कुछ तारीख है। 1 में, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th नॉट, 7th, 8th, 9th नहीं, 10th, 11th, 12th, 16, 17, 18, 21, 22nd, 25th, 28, 29, 30, 31st। ये सभी तारीख इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 2-3 अंक आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं उसे 10 तक तो दिखा, 11, 12, ठीक है, ठीक है, 11, 12, और आपको 29 दिख रहा है, 30, 31 नहीं। मैं उसको यहां शो कर दूं। तीस, 31। चलिए, 1 बाय 1 चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इतने सारे हैं, कुल मिला के अगर काउंट कर ले तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, यानी कुल मिलाकर के इस 31 दिनों में 20 दिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है। और याद रखना, और यहां से इस 20 में से 16-17 हाईली इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे। 1 में द वर्ल्ड सेलिब्रेट, ठीक है, हमारा फोकस क्या है बेटा? 1 में, रिमेंबर, 1 में द वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रम दिवस, या आप कह सकते हैं विश्व मजदूर दिवस। पहले मैं बता दूं, 1877 में यूएसए में,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लेबर्स यूनियन ने अपने वेलफेयर के लिए कुछ डिमांड रखा और फाइनली 1886 में ये डिमांड को जो मान लिया गया तो एक सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ और 1886 से इट इज कॉन्टिन्यूअसली सेलिब्रेटिंग on 1st May, World Labor Day. In India, during the national movement, we started to celebrate World Labor Day first time 1923 in Madras. मद्रास में मनाया गया था, ये याद रखिएगा. श्रीरंगा वेलु थे और ये मनाए थे मद्रास के समुद्र तट पे. तो ये चीज है. चलिए, वर्ल्ड लेबर डे को कभी भी वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे से अटैच ना करें, ऐसा कुछ नहीं है. तो चलिए अगले पॉइंट पर आइए. 1 तारीख का इंपॉर्टेंस और देखिए. बताया भी था 1 मई 1960 को बेस्ड ऑन लैंग्वेज गुजरात सेपरेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एस्टेब्लिश्ड ए न्यू फुल स्टेट. सो महाराष्ट्र नाउ गिव ए न्यू नेम एज महाराष्ट्र बिकॉज ओल्ड नेम वॉज बॉम्बे. तो इन्हें बंबई प्रांत से गुजरात अलग हुआ और महाराष्ट्र नाम पड़ गया बंबई प्रांत का और गुजरात एक. तो इस तरह से दोनों स्टेट सेलिब्रेट करती है स्टेटहुड डे यानी फाउंडेशन डे. कब? 1 मई को. तो ये 3 क्वेश्चंस आ गए. अगला जो क्वेश्चन है 2 मई से, इसे वर्ल्ड टूना डे कहते हैं. बेटा टूना एक फिश है और 200 300 400 किलोग्राम तक की टूना होती है. 500 किलो भी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन होती होगी. तो इतने बड़े बड़े टूना मछली होते हैं और टूना मछली बहुत प्रिय भोजन है बहुत सारे लोगों का, खास करके जापानियों का. व्हेल मछली भी और टूना भी. तो जापान में शुरुआत हुई और पूरी दुनिया इसे अब मनाती है वर्ल्ड टूना डे. तो टूना एक सी फिश है, बड़े बड़े होते हैं और टूना अगर बहुत बड़ा है तो उसका ऑक्शन लगता है जापान के फिश मार्केट में और ऑक्शन में 200 300 400 किलो वाली टूना मछली यकीन मानिए करोड़ों रुपए में बिक जाती है. कोई होटल वाला खरीद लेता है, फिर उसको ऐड करके मांस को परोसता है और अच्छी खासी थाली की कीमत भी बन जाती है. तो चलिए वर्ल्ड टूना डे. टूना इज अ फिश, सी फिश. अब आइए, यह अलग बात है कि नरगिस नाम का साइक्लोन 2007 या 8 में आया था, बहुत भयंकर और बहुत तबाही मचाया गया था. कहाँ? बे ऑफ बंगाल में 20-25 हजार लोग मर गए थे और उस साइक्लोन का नाम था नरगिस. ठीक है, पाकिस्तान ने ही नाम रखा था. ठीक है, लेट इट गो. आगे बढ़ते हैं. तो ये नहीं आएगा, लेकिन टूना डे आएगा. तीसरे पे आइए. 3 मई, आपको भी मालूम है 3 मई वॉज द इन 2020 लास्ट डेट ऑफ 2nd सीरीज लॉकडाउन. लेकिन यहां हमें यह समझना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटिंग ऑन 3 मई. 3 मई को विश्व जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है. ये इंपॉर्टेंट हमारा है. और मैं बताऊं मई मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है और 2020 में जो फर्स्ट संडे है वो 3 मई को था. ये मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे. लाफ मतलब हंसना, लाफ्टर डे यानी हंसने वाले लोगों का दिन. सही बात है, हंसने से बहुत कुछ भी देखते हैं. आज देखिए जो कोविड-19 का कहर और हम लोग घरों में रह गए बंद, ऐसे में हम तरह तरह के जो हंसी के फुहारे वाली चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं. ऊपर से खुशी देने वाले रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, क्या क्या हम लोग बनाना नहीं सीख गए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे. और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गम में भी खुशियों को तलाश रहे हैं. तो देखिए लाफ्टर डे का तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए. तो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी होता है. अब अगला जो आपका पॉइंट बनता है वो है आपका आज का 4 मई है. टुडे इज 4th मई. व्हाट इज इंपॉर्टेंस? 4th मई 1799 टीपू सुल्तान known as Sher-e-Mysore, Lion of Mysore, beheaded by Governor General of Bengal, Lord Arthur Wellesley at Srirangapatnam, second capital of Mysore. ठीक है, ध्यान देना है. 4 मई को
1799 को। चौथा, एंग्लो यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो मैसूर वॉर में वेलेजली ने लड़ते हुए तलवार से गला काट दिया टीपू सुल्तान का, और ये 4 मई एंड हो गया इस युद्ध का भी, और फिर मैसूर पर कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लॉर्ड वेलेजली को साम्राज्य निर्माता, ठीक है ना, एम्पायर क्रिएटर कहा जाता है, ठीक है। उसी को ड्यूक सेकंड की उपाधि मिलेगी जब इंग्लैंड जाएगा रिटायर होके, और फिर वही इंग्लैंड में जाएगा तो रिटायर्ड होगा, ड्यूक सेकंड की पदवी लेगा, और समय के साथ नेपोलियन बोनापार्ट को धोखे से वाटरलू के मैदान में पकड़ेगा, जो 1815 से 1818 लड़ाई होगी, बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें। तो वेलेजली ऐसे क्वेश्चन है, पर चलिए टू द पॉइंट अब बात करते हैं। तो 4 मई का इंपॉर्टेंस ये है। अब अगले पॉइंट पर आ जाएं। 5 तारीख कल है, 5 मई को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। आप भी जानते हैं हिंदी में एक बीमारी का नाम है दमा, उसी को आप हिंदी में भी अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा कहिए दमा, जिसमें सांस लेने की बड़ी तकलीफ होती है, लाइक दैट। इस तरह की बीमारी होती है सांस लेने में। होता क्या है ये बीमारी? तो ये एलर्जिक डिजीज है, और इस डिजीज के इलाज के लिए, यानी एलर्जिक डिजीज के इलाज के लिए भारत का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो दिल्ली में पटेल चेस्ट पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ज्यादा रो ले या ज्यादा हंस ले तो कुछ लोगों को जो इन्फेक्शन होता है उसका जो रेस्पिरेटरी कैनाल है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसका इलाज क्या है? ऐसी चीज दें कि हम उसके जो नैरो हो चुका रेस्पिरेटरी कैनाल है वो थोड़ा फैल जाए। नतीजतन हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीजें दे सकते हैं, या जो CO2 की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो ये चीज है। तो लोग क्या करते हैं, हाथ को नाक पे रखते हैं तो ऑक्सीजन लेयर बंद हो जाएगा, और जो हवा हम छोड़ रहे हैं वही हवा हम ले रहे हैं। जैसे पॉलीथीन लगा दिया, जैसे रजाई में सर्दी में पड़े रहते हैं रजाई के अंदर सिर करके, तो क्या होता है, जो सांस छोड़ रहे हैं वही ले रहे हैं, तो यानी CO2 बढ़ गया। तो CO2 को बढ़ाना है, तो CO2 गर्म है, रेस्पिरेटरी कैनाल को फैला देगा। और आपको भी मालूम है रेस्पिरेटरी कैनाल, फूड कैनाल किससे बनी होती है? कार्टिलेज से बना होता है। ये क्वेश्चन भी साइंस में खूब आता है। तो ये वजह है। और एस्थलीन और डेरीफाइलिन ये दमे की बीमारी की अचूक दवा है, एस्थलीन और डेरीफाइलिन। खैर चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो कल है आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। अब आ जाइए 7 तारीख पे। बेटा जैसे कि आप जानते हैं 1861 में हमारे बंगाल की धरती पर एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गांधी जी ने कहा गुरुदेव, विश्व कवि। और टैगोर ने गांधी जी को कहा आप तो महात्मा हैं, तो नाम पड़ गया महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का 7 तारीख को जयंती मनाई जाती है, जो 1861 में पैदा हुए, नोन एज रविंद्र जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर बुढ़ापे में आके चित्रकला सीखे। उनका कार्बन आर्ट, पेंसिल आर्ट ज्यादा अच्छा है, और बुढ़ापे में चित्रकला सीखे। कैसे? तो जब भी कोई पुस्तक लिखते, नोवेल लिखते, कहानियां, तो उसमें जहां गलतियां हो जाती उसको, उस शब्दों को एक कला के तौर पे चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देते। तो इस तरह से चित्रकला सीखे बुढ़ापे में। याद रहे उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया जो आज कोलकाता के पास बोलपुर बंगाल में है, जिसे शांति निकेतन कहते हैं। तो शांति निकेतन आज यूनिवर्सिटी हो चुका है। वहां पर उनका जो संगीत था, उस संगीत को लेकर के रविंद्र संगीत भी फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है संगीत के संदर्भ में भी अच्छे खासे जाने माने व्यक्तित्व थे। काबुली वाला, चित्रा, पोस्टमैन जिसमें अली कोचवान है, ठीक है, ये सब उनकी कृतियां हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए समय के साथ, तो रविंद्र टैगोर, तो टैगोर का अपना एक अंदाज है और बहुत सारे सवाल हैं, बात होती रहेगी। ठीक है, उन्होंने ही ऑल इंडिया रेडियो को क्या नाम दिया था 1936 में? आकाशवाणी। उन्होंने गीतांजलि लिखी मूल रूप से बांग्ला में, और फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में उन्होंने ही किया। और गीतांजलि जो है उसी पे उनको जो है नोबेल
लिटरेचर का अवार्ड मिला 1913 में, और उसी से निकल के आया हमारे पास एक क्या, जनगण मन अधिनायक जय है। तो ये चीज, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है आर्ट। 8 मई 1864 formally establishment of Red Cross Society. International Committee of Red Cross Society established on 8th May 1864 by Switzerland's person. You know that the name of that person was Henry Dunant. तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। सो इट इज कॉल्ड द रेड क्रॉस फाउंडेशन डे। तो ये रेड क्रॉस फाउंडेशन डे भी है। एज यू नो दैट रेड क्रॉस सोसाइटी इंस्पायर्ड फ्रॉम इनडायरेक्टली क्रीमिया वॉर एंड फ्रॉम फ्लोरेंस नाइटिंगेल से भी इंस्पायर्ड थे। डोनाल्ड बिजनेसमैन थे, क्रीमिया वॉर में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा जो बचाए जा सकते थे, तो उन्होंने सोचा एक ऐसी संस्था हो जो दुश्मन दोस्त समझे बगैर सबकी मेडिकली सेवा करे। इसी ख्याल से उन्होंने 63 से जो है फाइनली किया और 64 में फंक्शनिंग कर दिया और ये एस्टैब्लिश्ड हो गया। याद रहे इसका निशान रेड कलर से प्लस का साइन है, दैट्स कॉल्ड रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ये पूरा नाम है। और हेनरी डुनांट को 1901 फर्स्ट नोबेल पीस अवार्ड भी मिला और इस इंस्टीट्यूशन को 3 बार वर्ल्ड पीस अवार्ड मिल चुका है नोबेल का। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिस्टर डुनांट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट की बात करें 8 तारीख के संदर्भ में, एक तो ये देख लिया आपने, ठीक है। 8 तारीख में एक है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। यू नो थैलेसेमिया एक बीमारी है, बच्चों में होती है, ये ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, सोए बच्चे मर जाते हैं और बच्चे को जनरली 10 साल से कम की उम्र के बच्चे को लगता है इसमें ब्लड को डायलिसिस करना ही पड़ेगा 2 महीने 3 महीने 1 महीने पर, जितनी गंभीरता है उसके हिसाब से। तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डिजीज है, उसके लिए बहुत सारे फंड बने हुए हैं और बहुत हृदय विदारक है, नो डाउट। तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे 8 मई, ये सब आने वाले दिनों में अखबार में सब सुनते रहिएगा, प्रोग्रामिंग को देखते रहिएगा। तो ये चीज़ें प्लस ये ध्यान रखिएगा 8 तारीख को मनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस। जो माइग्रेटेड बर्ड हैं, जो एक देश से दूसरे देश उड़ के चले जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, माइग्रेटेड बर्ड को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे। तो प्रवासी दिवस देखा, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे देखा, रेड क्रॉस सोसाइटी डे देखा, ऑल 3 आर अकरिंग ऑन 8 मई। नाउ अब जो है आपका सेकेंड संडे, मई मंथ का जो भी सेकेंड संडे होगा वो होगा मदर्स डे, माताओं का दिवस, माँ का दिवस, जननी का दिवस, स्वर्ग का दिवस, इतना ही समझिए। तो याद रखना है वर्ल्ड मदर्स डे 2020 में पड़ रहा है 10 मई को, ठीक है। और हम सभी को अपनी अपनी माताओं को याद ही नहीं करना है, आत्मसात करना है, यही हमारा कर्तव्य है, तो याद रखिएगा। और माता क्या है, एक भाव है, ऐसी भी होती है, एक आचरण है। जो गर्भ से जन्म दे बच्चे को वही माँ कहलाए ऐसा नहीं है। माता एक भाव है, एक स्टेटस है, एक बिहेव है, एक सोच है, एक कर्म है, एक पैटर्न है। जो भी उसे पूरा करता है वो माता है। चाहे एंजेला जोली हो, माँ बने बगैर माँ है। चाहे सुष्मिता सेन हो, माँ बने बगैर माँ है। चाहे नीना गुप्ता हो या ऐसी ढेर सारी हमारी महिलाएं हैं जो माँ बने बगैर माँ है, और जो गर्भ से माँ है उनका तो बात ही निराला है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड मदर्स डे वी हैव टू सेलिब्रेट। अब 10 तारीख को याद करिए, हिस्ट्री में जाइए, इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। याद रखिए मेरठ के हमारे क्रांतिकारियों ने 10 मई 1857 को मेरठ में रिवोल्ट कर दिया था और वहां क्रांतिकारियों ने, रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, तो दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो याद रखिएगा 1857 फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया known as War of Independence 1857 starts at Meerut या from Meerut in 1857. Date was 10th, शाम के 4 बजे की ये घटना है मेरठ में। और ये सभी लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 11th मई को पहुंच गए दिल्ली। घुड़सवार दस्ते थे
और फिर 11 तारीख को मीटिंग हुई। 12 तारीख को बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर को फिर से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया और कानपुर वाले हमारे धुंधुपंत यानी पेशवा नाना जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया और 13 तारीख को दिल्ली पर कब्जा कर लिया ये क्रांतिकारियों ने। ये ध्यान में रखिएगा, बाद में हम हार गए और रिकैप्चरिंग बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। लेट इट गो, बट वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, अब है आपका 11th ऑफ मई। इट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीक दिवस। भारत सरकार इसे तकनीकी को, उसकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। और बताइए, आज एक पर एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, नहीं विकसित है, और उससे हम अपने काम को आसान कर रहे हैं। अब है 12, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मई इट इज वी सेलिब्रेट वर्ल्ड नर्सिंग डे in the honor of world first nurse Florence Nightingale. She belongs from Florence city, Italy, and she too much nursed, given service to Crimea War's injured person. Day and night she functioned. She provides services as a nurse, and the nickname of Florence Nightingale is Lady with Lamp. दिन रात सेवा करते लालटेन लेके भी, तो लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। और ये भी कहेंगे मदर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, यानी नर्सिंग सेवा की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, तो उनका है। Some years later, in 1860s decade, she started a magazine of nurses purpose that's called the फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से एक नर्सिंग मैगजीन्स भी वो निकालती थी, तो ये याद रखना है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंपॉर्टेंस है। इवन द इन इंडिया गवर्नमेंट conferred the nursing medal, or you can say nursing award, numbers of nurses in India। तो याद रखिएगा, अगर यूपी का किसी को मिलता है नर्सिंग अवार्ड इस बार, हालांकि अभी तो नहीं देगा, घोषणा भले हो जाए बाद में दे, तो याद रखिएगा अपने अपने स्टेट वाले। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। अब आता है आपका 15th ऑफ मार्च, तो सॉरी 15th ऑफ मई। अब 15 मई का क्या इंपॉर्टेंस है? तो 15 मई का इंपॉर्टेंस हम ये देखेंगे पहले कि ये हम मनाते हैं एक तरह से इंटरनेशनल फैमिली डे। क्यों मनाते हैं? तो उसके रीजंस। फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और फैमिली जो है इंपॉर्टेंस यूनिट है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यूनिट है सोसाइटी का। इन दैट रिस्पेक्ट, जो 3rd फ्राइडे होता है मई का तीसरा शुक्रवार, उसे हम मनाते हैं क्या? फैमिली डे। तो मदर डे भी इसी महीने और फैमिली डे भी इसी महीने, तो ये इंपॉर्टेंस है। अब अगले पॉइंट पर आइए। 16th को देखें क्या इंपॉर्टेंस है। तो 16 तारीख को, तो 16 तारीख के इंपॉर्टेंस में देखा जाए तो कोई खास नहीं, लेकिन हाँ देखते हैं अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3rd फ्राइडे 16 को पड़ रहा है या 15, जरा इस बार देखिएगा। 3rd फ्राइडे 15 या 16 ये होना चाहिए। हाँ 15 ही पड़ रहा है बेटा, 15 ही हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए 17 तारीख। 17 तारीख का क्या इंपॉर्टेंस है? 17 मई का 2 अच्छा इंपॉर्टेंस होगा। एक तो जो 3rd स्टेज ऑफ लॉकडाउन है, दैट इज एंडिंग ऑन 17th मई 2020। उससे ऊपर चलिए, हिस्ट्री में जाइए। 17 मई 1498 एट कैलीकट, presently called Kozhikode, in Kerala, Western Coast, Malabar Coast, Arabian Sea Coast, Portuguese traders Vasco da Gama, Portuguese traders Vasco da Gama
launched. You know that? Portuguese traders Vasco da Gama reached at Calicut in Kerala for trade purpose in India. तो 17 मई 1498 को समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए और समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत को ढूंढने के प्रयास में वो भारत पहुंचा। यानी 1498 17 मई को वास्को डी गामा केरल के कैलीकट में पहुंचा। उद्देश्य तो सबको मालूम है, क्या? गोल मिर्च खरीदने के लिए, मसाले खरीदने के लिए। यह 2 बार आया, ये याद रखिएगा। पर जो भी है, जितना में वो खरीदा उसके 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट लेके यूरोप में बेच दिया। तो दूसरी बार आया था। लेकिन अरब के व्यापारी जो ऑलरेडी जमोरिन राजा हुआ करते थे केरल के, उसके यहाँ एजेंट के तौर पे काम करते थे, टिकने नहीं दिए। तो ये याद रखिएगा। तो 17 मई, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम यूरोपियन या फर्स्ट पुर्तगाली ट्रेडर्स वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात आते हैं। 18 तारीख को हम लोग देखें तो 17 का तो एक ये है, लेकिन अब एक चीज पर और गौर फरमाइए। ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, रक्तदाब का बढ़ जाना, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर में एक आ गया हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की बीमारी को देखते इसमें बहुत सारे मौत हो रहे हैं। शहरी जीवन में एक बड़ी लक्षण है कि इंसान बड़े तनाव में जीता है। भौतिक सुख की कमी नहीं होती, पर तनाव इतना ज्यादा होता है कि भौतिक सुख लेने के लिए उसकी जिंदगी पहले ही समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा। तो हाइपरटेंशन डे भी मनाती है दुनिया। 17 मई को हाइपरटेंशन डे। और हाइपरटेंशन को वास्को डी गामा से जोड़ दीजिएगा, दोनों याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है। इसी 17 मई को दुनिया मनाती है वर्ल्ड सोसाइटी डे, विश्व समाज दिवस, अर्थात वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। बिकॉज टेलीग्राफ सर्विस की जो शुरुआत हुई थी तो उस तारीख को ले लिया गया। तो 17 मई को क्या है? वर्ल्ड टेलीग्राफ नहीं, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। उसी का दूसरा नाम है, सेकेंड नेम ऑफ दिस, वर्ल्ड सोसाइटी डे। ये भी मनाया जाता है। ठीक है, अगली कड़ी में आते हैं। अब है आपके पास 18 मई, और 18 मई यानी 18 मई का इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। मैं खुद कह रहा हूं, ये हाईलाइट नहीं होगा। आप भी जानते हैं, जैसे आज कोरोना आया, कभी एड्स आया था, और एड्स में जब तक कि हमें उसके वैक्सीन नहीं तैयार हो गए, काफी तकलीफ थी। अब वैक्सीन हो गए तो क्या होता है, चलो ना इलाज है। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई, इसका ये इंपॉर्टेंस है। अब 18 मई का एक और इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड म्यूजियम डे भी होता है, और ये बहुत बार पूछा है। तो वर्ल्ड म्यूजियम डे, ये मत भूलिएगा। विश्व संग्रहालय दिवस। ठीक है, आपको मालूम है ना, भारत में जो सबसे बड़ा संग्रहालय है कहां है? यही है दिल्ली में, जनपथ पे, नेशनल म्यूजियम। कम टू द पॉइंट। अब आपके पास है 21 मई, गौर से सुनेंगे। 21 मई 1991 in India, election campaign for general election Lok Sabha was going on. In that concern, Rajiv Gandhi was not prime minister. Prime minister was Chandrasekhar Singh. और राजीव गांधी in election campaign was in Madras. और मद्रास के पास एक छोटा सा जगह था, तो वहीं सिरी पेरम्बुदूर, स्मॉल टाउनशिप सिरी पेरम्बुदूर near Madras in Tamil Nadu. During the election campaign in conference meeting, speeching given time, in midnight, उनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गई, राजनीतिक हत्या हो गई। श्रीलंका में जो लिट्टे एक संस्था थी, और आज भी है पर अब पावरलेस हो गया, ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ तमिल इलम करके थी, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम,
उसके जो चीफ थे वल्ली पुल्लई प्रभाकरन, उन्होंने मानव बम का इस्तेमाल करते हुए धनु नाम की एक लड़की थी जो उनका पांव छू के प्रणाम की मध्य रात्रि में कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं, और इस तरह से जो है अपने पेट पे बंधे हुए बॉम्ब को बटन को संचालित कर दी, और जो विस्फोट हुआ उसमें 30-40 लोग मारे गए। उसी में परखच्चे उड़ गए हमारे राजीव गांधी के। और याद रखिएगा, इसीलिए भारत में यह पहला ह्यूमन बॉम्ब था, यह पहला फिदाइन हमला था जो लिट्टे वाले ने करवाया था। धनु नाम की लड़की खुद को उड़ा ली थी, और इन दैट्स ये दुनिया नहीं, भारत मनाती है एंटी टेररिस्ट डे, एंटी टेररिज्म डे। याद रखिएगा, आतंकवाद निषेध दिवस के रूप में हम 21 मई मना रहे हैं। 1991 में उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। वैसे उनका जन्म 20 अगस्त है, जो हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डे, सॉरी नॉन कन्वेंशनल या ले देगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डे, यानी अक्षय ऊर्जा जो खत्म ही ना हो। तो मतलब जो नॉन कन्वेंशनल है वही है, यानी अक्षय ऊर्जा, यानी कि जो रिन्यूएबल होता रहे बार बार, जैसे विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सब। तो वो उनके जन्मदिन को मनाते हैं, ये एंटी टेररिस्ट है। तो ये याद रखिएगा 21 मई। अब आइए 22 मई के लिए, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। देखिए, दो शब्द है, बायोलॉजिक या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये हम मनाते हैं 22 मई को। इसका अर्थ समझ गए होंगे, 22 मई इन द सेंस ऑफ दैट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। और इसकी तो इंपॉर्टेंस है, IUCN एक संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके। तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में जहाँ फौना फ्लोरा का रिचनेस ज़्यादा है, वेरिएशंस ज़्यादा है, तो उस जगह को हॉट स्पॉट कहते हैं। पूरी दुनिया में 20-22 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से 4 हॉट स्पॉट कुल मिला के इंडिया में आ जाता है। एक वेस्टर्न घाट है, एक असम का एरिया है, एक भारत म्यांमार का बॉर्डर है, और एक सुंडा लैंड है। सुंडा लैंड का मतलब है भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो इंडोनेशिया होते हुए जो जाता है उसको सुंडा लैंड कहते हैं। तो ये 4 हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। चलिए बात करें अब आगे। तो 22 तारीख के लिए 23 इंपॉर्टेंस नहीं, 24 नहीं, 25 कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक बार पूछा था, एक ही बार। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का पुराना नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और आज है यूरोपीय संघ। तो 25 मई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी EEC के नाम से, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से, जेनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है। और यही यूरोपीय यूनियन से अभी ब्रेक्जिट, ब्रिटेन अलग हुआ है, तो अब उसका नाम यूरोपीय यूनियन है। तो इसका फाउंडेशन डे है। पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। 25 के बाद का इंपॉर्टेंस होता है 28 का। एक छोटी सी बात, यू नो आवर नेबर कंट्री इन नॉर्थ, नेपाल। नेपाल जो है हिंदू राज था, राजतंत्र था, किंगशिप थी, मोनार्की या मोनार्चरी थी, और वहां राजा शासन करते थे। और राजा के तहत प्रधानमंत्री, जैसे राजा के यहां होता है इस तरह से राजा करते, जैसे महामंत्री विदुर थे ना, ऐसे हो रहा था। लेकिन 1991 में एक बदलाव के तहत वहां पर क्या आया, डेमोक्रेसी। तो नेपाल में 1991 में डेमोक्रेसी आ गया, प्रजातंत्र, और राजा की शक्तियां निकल करके वहां पर संसद में आ गई, और एक संसद की स्थापना हुई, और जनता के प्रतिनिधि चुने जाने लगे, और प्रधानमंत्री का पद क्रिएट हो गया, संसदीय प्रणाली का जन्म हो गया। राजा नॉमिनल, नाम के लिए, रबर स्टाम्प के रूप में रह गए, और सारी शक्ति संसद को आ गई, पार्लियामेंट को, और उसे कहते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत। फिर भी लोग नहीं माने, बदलाव तो चाह ही रहे थे। तो इस बदलाव को आगे बढ़ाते हुए फाइनली 2007 में 28 मई को नेपाल ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करते हुए राजा के पद को डिस्क्रिएट करते हुए उसकी जगह राष्ट्रपति का पद क्रिएट किया, और यही है रिपब्लिक का होना, यानी गणतंत्र का होना।
तो नेपाल कब गणतंत्र बना, ये मतलब है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क उत्तर में जो नेपाल है वह गणतंत्र हुआ 28 मई 2007 को। सो इट इज नेपाल्स रिपब्लिक डे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब आपके पास 29, 30, 31 का आता है हिसाब किताब। 29 मई का भी इंपॉर्टेंस है, जरा इसको समझिए। डू यू नो 29 मई का क्या इंपॉर्टेंस है? कौन बताएंगे? है कोई जो बताने वाले हैं 29 मई का इंपॉर्टेंस? अब गूगल पे मत निकालिएगा, एकदम जुबान पे चीजों को लाने की कोशिश करिएगा। कोई बात नहीं, समझिए। 29 मई 1953 न्यूजीलैंड के पर्वतारोही माउंटेनियर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड joined the expedition of United Kingdom and successfully climbed the Everest mountain of world's highest mountain peak successfully on 29th May 1953. So the world started to celebrate later years the Everest Day. 29 मई को 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी, जो इंग्लैंड के अभियान दल में शामिल होकर एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आए थे, और सबसे पहले उन्होंने ही सफलता हासिल की 29 मई को। तो वर्ल्ड एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई। एडमंड हिलेरी, ही वॉज नॉट फीमेल, वॉज मेल, तो नाम पे मत जाइएगा। कहां से थे? न्यूजीलैंड से। और रूल कहता है कि कहीं का भी पर्वतारोही हो, जिस देश के एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया है और सक्सेस हुआ, तो झंडा जो फहराया जाएगा एवरेस्ट पर वो एक्सपेडिशन कंट्री का। तो एक्सपेडिशन किस कंट्री से था? ब्रिटेन से। तो एवरेस्ट पे ब्रिटेन का झंडा फहराया गया। अर्थात एवरेस्ट चोटी पर सर्वप्रथम किस देश का झंडा लहराया? ब्रिटेन, नॉट न्यूजीलैंड। ये चीज है, ठीक है। अब उनकी बेटी है हिलेरी क्लिंटन की, माउंटेनरी सेक्शन में बहुत काम करती है, बहुत लोगों को मदद करती है, और नेपाल में उनका अपना इंस्टीट्यूशन है जो सिखाया जाता है पहाड़ चढ़ने की कला को, जैसे अपना एक दार्जिलिंग में भी है और एक नेपाल में। अब आइए आगे बात करते हैं। 30 मई, इसको हम कहते हैं नेशनल जर्नलिज्म डे, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई। पर इसको कैसे समझे? हिस्ट्री में चलिए, हिस्ट्री क्या कहता है, हिस्ट्री समझिए। मिस्टर जुगल किशोर नाम के एक व्यक्ति ने हिंदी का भारत का पहला अखबार कोलकाता से, त्रैमासिक अखबार था, कोऑर्डिनेट, यानी जो 3 महीने पे हो, तो 3 महीने का मतलब हो गया साल का, तो चौथा तो कोऑर्डिनेट कह देते हैं, तो ट्राई मंथ भी कह देते हैं। तो 3 महीने पर निकलने वाला पहला अखबार हिंदी का कोलकाता से जुगल किशोर ने निकाला, जो पब्लिशर भी थे, एडिटर भी थे, और वो चला कब? 1826 को। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम हिंदी अखबार नाम उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, बाय जुगल किशोर एज एडिटर, पब्लिश्ड कब? 30 मई 1826। इसलिए वैसे वो 3-4 महीने के बाद उस अखबार को बंद कर दिया गया सरकार ने, यानी यू नो बेटर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिबंध लगा दिया, अखबार बंद हो गया। लेकिन वो याद ताज़ा रही, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जर्नलिज्म डे बिकॉज ऑफ दिस। तो 3 तारीख को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसे वर्ल्ड जर्नलिज्म डे कह देगा, लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और 3 पर 0 लगा देंगे तो क्या हो गया? नेशनल जर्नलिज्म डे। तो उदंत मार्तंड, वो अखबार का नाम याद आया?
उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कोलकाता से बाय जुगल किशोर, ट्राई मंथली त्रैमासिक, ये अखबार हिंदी का प्रथम अखबार था। तो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जर्नलिज्म डे। एंड द फाइनली, क्या फाइनली? तो फाइनली ये कि 31 मई वर्ल्ड लेवल पर एंटी टोबैको डे, विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। क्या कहते हैं आप लोग? विश्व धूम्रपान तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे, दुनिया सेलिब्रेट करती है 31 मई। क्यों? वर्ल्ड के लीडर्स मिले और उन्होंने देखा कि तंबाकू जो है, जिसमें 4000 टॉक्सिकेटेड केमिकल्स या चीज़ें होती हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, अलग बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, मरते हैं, एडिकेशंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे लाखों के लाखों लोग, करोड़ों लोग इसकी खेती में जुड़े हुए हैं और सरकार को अच्छी खासी इनकम टोबैको प्रोडक्ट से आती है। तो क्या किया जाए? तो कहा गया कि इसका वैकल्पिक खेती तैयार की जाए, इसके उत्पादन करने वाले किसानों को वैकल्पिक खेती करने का मौका दिया जाए और स्टेप बाय स्टेप 2030 तक कोशिश हो कि तंबाकू की खेती पूर्णतः बंद हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए। इस तरह से हम मृत्यु दर में कमी कर लें। और इसको अवेयर करने के लिए तंबाकू उत्पादों पर वो कितना घातक है, जहरीला है, क्या है, निर्देश दिया जाए। इससे होने वाली बीमारियों के चित्र डाले जाएं, इतने परसेंटेज भाग पे, किसी भी पैकेट पे, टोबैको पैकेट पे, ताकि लोग डरे सहमे। कीमत इसकी बढ़ाते रहनी चाहिए ताकि इससे भी लोग दूर रहें। और कुल मिला के ये कहा गया कि इसके अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेशन किया जाए। 2006 से मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह की ही सरकार थी और इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट हुई थी उस पर हमने भी साइन किया। तो हम ये सब चीज़ों के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मनाते हैं वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। सही बात है, बहुत घातक है, तो ये ध्यान में रखिएगा विश्व तंबाकू के संदर्भ में। तो विश्व तंबाकू नहीं, तंबाकू निषेध दिवस है, ठीक है। तो ये था आपका 1 से लेकर 31 तक का डेज सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंस। जब हम जून में पहला क्लास लेंगे तो फिर जून की बता देंगे। फिलहाल ये मई खत्म हुआ, अब कुछ जनरल बात कर लें। आपके पास 10-15 मिनट हैं जिस पर कि कुछ बातों पर विचार कर लें, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। देखिए, विचार का संदर्भ मेरा ये है कि हम लोगों ने एक इनिशिएशन किया है, ठीक है ना, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये कोचिंग ले रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक टेस्ट सीरीज भी देने जा रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में भी 5 मिनट उस पर कहा है। और बहुत जल्दी हम उस पर एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर के आगे 12th तक के सोशल स्टडीज से रिलेटेड बुक्स को इम्फेसिस करें, चैप्टर वाइज चैप्टर सारे क्वेश्चन समझाते हुए करें कि देखिए कैसे क्वेश्चन निकलता है, कंसेप्ट विद फैक्ट के साथ। तो ये 3 चीज़ें आपके पास रहेंगी। एक तो जीएस फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं, दूसरा आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं जो अवार्ड सिस्टम में है, तीसरा एनसीईआरटी का कोर्स एक लॉन्च कर रहा हूँ, और चौथा, लेकिन उसमें मैं 2 महीने का वक्त लूँगा, हम एक जीएस ओलंपियाड जूनियर ला रहे हैं। सीनियर तो यही टेस्ट सीरीज हो गया बेटा, जूनियर जो भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं जो निर्मित होंगे, देश के एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, बनते रहेंगे और देश के विकास में सहभागी होंगे, उनका होल सोल पर्सनालिटी तथा जो गवर्नमेंट जॉब की ग्रैबिंग है वो उसको लेकर के देखें। तो हम चाहते हैं कि क्लास 4th से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं वह भी जो है जीएस के ओलंपियाड में आए। जैसे आज देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइंस के बच्चों को एक अच्छा खासा ट्रैक देते हैं, क्लास 6 से पढ़ाना शुरू करते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से देखते हैं जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो 11-12 से ही स्थिति शुरू होती है उसको भी मोड़ लेते हैं और बैंकिंग सेक्टर, ये सेक्टर की तरफ ले जाते हैं और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उनके लिए है। लेकिन आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों का कोई ये नहीं, 10th तक तो सब बराबर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद आर्ट्स के बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं नज़र आता कि उनको शेपअप करके उनके इच्छा वाले फील्ड में लाया जाए।
तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, दास ग्रेड 2 के संदर्भ में एडीएम बने, डीएम बने, सेक्शन ऑफिसर बने, मतलब पब्लिक लाइफ में सर्विस करें, उनको संदर्भ में तो उनके आर्ट्स का इंपॉर्टेंस तो है ही। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जो जीएस को अपने को स्मार्ट बनाए, जीएस में, जनरल स्टडीज में, और उसमें आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य के लिए रास्ता तय करना शुरू करें। तो हम ऐसे बच्चे या ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस तरफ रुखना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ना बना करके ये बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे बच्चों को शुरू से ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि चाहते तो हैं लेकिन बचपन से उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप सबके सहयोग से वो एक जूनियर जीएस ओलंपियाड को लॉन्च किया जाए, जो उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, बस हमें 2 महीना चाहिए इसको लॉन्च कर देने के लिए, और बहुत जल्दी ये भी लॉन्च हो जाएगा। लॉकडाउन खत्म हो उसके 1 महीने के अंदर हम लॉन्चिंग शुरू कर देंगे, ताकि बच्चों को ये सुविधा मिल जाए सारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इसके साथ ही आज के लिए, इसके साथ ही हाँ, तो करीब टाइम, तो इसके साथ अब 15 मिनट का है संवाद। जरा देखूं आप कौन कौन से लाइन पर हैं, जरा दिखाइए। नो वन। चलिए, तो फिर संवाद हो ही नहीं सकता, तो आप इसे स्टॉप करिए, कोई हर्ज नहीं। फिर बात करते हैं, कल बात करते हैं। कल आपकी क्लास जो है ट्यूसडे है, और ट्यूसडे की क्लास जैसा कि आपको मालूम है कल हिस्ट्री की क्लास है और करंट अफेयर्स तो होगी। सो वेट फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।